हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस मुकुल सर लेक्चर में। आज हम आप लोगों के बीच में प्रकाश के प्रवर्तन से मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं। तो आज आपको टेस्ट दीजिए और देखिए कि आपका स्थिति क्या है, प्रोग्रेस क्या है, और नंबर को काउंट करते चलिएगा। अच्छा लगेगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि हम लोगों के लिए लाभदायक है। अच्छे ऐसे का क्वेश्चंस का सिलेक्शन है हमारे पास। चलिए आ गया क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके पास। क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो प्रवर्तन कोण का मान क्या होगा। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो प्रवर्तन कोण का मान क्या होगा। तो लंबवत का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो प्रवर्तन कोण का मान पूछ रहा है आपसे। तो प्रवर्तन कोण के बारे में आपको पढ़ाया भी गया था। प्रवर्तन का नियम से आता है कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। तो लंबवत पड़ेगा तो क्या होगा, तो आप आंसर मार लिए होंगे। मैं बताता हूँ आपको। तो इसका आंसर होगा 0 डिग्री। हाँ, इसका आंसर होगा 0 डिग्री, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तुओं के सिद्धांततः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। दो क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तुओं के सिद्धांत तक कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। दो समतल दर्पण समानांतर रखेंगे तो उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा घ अनंत। इसका आंसर होगा घ अनंत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। प्रकाश की, हाँ ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन कोण का मान होगा। तो क्वेश्चन पढ़ करके आप बताइएगा। प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन कोण का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थी ग 180 डिग्री। हाँ, इसका सही आंसर होगा ग 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान दीजिएगा, क्या है, किसी लेंस की क्षमता -2D, डी का मतलब होता है डायोप्टर। डायोप्टर क्या होता है, डायोप्टर होता है लेंस का क्षमता को मापने का इकाई है डायोप्टर, ठीक है। तो लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है ना। तो फोकस दूरी लेंस की क्षमता और फोकस दूरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका फोकस दूरी बताना है। तो बताइएगा आप लोग क्या होगा से। मैं बताता हूँ आंसर, इसका होगा ख। इसका आंसर है ख 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर 1/2 करेंगे तो इसका मैंने पहले ही बताया कि F बराबर होता है 1/P। तो P का मान दिया हुआ है तो उसको पर अगर रखेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िएगा, ठीक है। कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे साइड मिरर भी कहते हैं। वाहनों में पीछे देखने के लिए उपयोग होता है, उसे हम लोग साइड मिरर भी कहते हैं। तो साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसका भी सही आंसर होगा ख उत्तल दर्पण। सही आंसर होगा ख उत्तल दर्पण, ठीक है। आप लोग मारते चलिएगा, देखिएगा कितना आंसर सही होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होता है, मतलब कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होता है। शून्य एवं अनंत के बीच इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपके पास ग। इसका सही आंसर होगा ग। सही आंसर होगा ग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं। मतलब गोलीय दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को क्या कहते हैं। फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या
वक्रता व्यास इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी सही आंसर होगा आपका वक्रता त्रिज्या। आंसर खा, वक्रता त्रिज्या खा। ठीक है विद्यार्थी, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी मिल सकता है? निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी मिल सकता है? तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा। इन तीनों दर्पणों के द्वारा, इन तीनों दर्पणों के द्वारा आभासी प्रतिबिंब किस में मिल सकता है? इसका सही आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा घ, इन तीनों दर्पणों द्वारा। ठीक है, सही आंसर होगा घ, इन तीनों दर्पणों के द्वारा। हम फिर से आपको कह रहे हैं कि अगर आप इस बार बोर्ड के परीक्षा देते हैं, चाहे किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो फिजिक्स से क्वेश्चन आपको आता ही आता है। तो आप तैयारी करते करते पढ़ते हैं तो मॉक टेस्ट देने से आपको पता चलता है विद्यार्थी कि हमारा प्रोग्रेस कितना अच्छा है या नहीं है। तो आप सभी अगर हमारे चैनल मुकुल सर लेक्चर्स को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार से हम आप लोग को और भी मॉक टेस्ट लेकर के आएंगे, प्लस में हम आपको क्लास भी देंगे जो आपको नहीं समझ में आएगा। प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ाया हुआ है, आप वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से बड़ा, जब वस्तु होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उससे बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, समतल दर्पण से, इनमें से किसी से नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा आप। बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है अवतल दर्पण से। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, अवतल दर्पण से। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे है हमारे पास क्वेश्चन है 10वां। कहता है एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी, वास्तविक, आकार में बड़ा, उल्टा। तो इसका आंसर, सही आंसर आपके पास होगा आभासी। सही आंसर होगा आभासी। सही दर्पण आंसर होगा आभासी। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, मतलब पॉजिटिव मान होता है? समतल का, उत्तल का, अवतल का, इनमें से सभी का। तो इनमें से सभी का तो नहीं होगा। समतल का तो नेगेटिव ही होता है, अवतल का भी नेगेटिव होता है, उत्तल दर्पण का दूसरे साइड होता है। तो इसका भी सही आंसर होगा उत्तल दर्पण, खा। आंसर खा। ठीक है ना, आप पढ़े होंगे प्रकाश का प्रवर्तन, आपको पढ़े होंगे। तो मैं उसी से टेस्ट लेकर के आया हूँ आप लोग के बीच में। लॉकडाउन में आप बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पहला लेसन का हम मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। नेक्स्ट दूसरा लेसन का लेकर आएंगे। इसी प्रकार से रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, तमाम चीज़ों का आपको उपलब्ध होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। समतल, अवतल और तल, इसमें से कोई नहीं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर है अवतल दर्पण। इसका सही आंसर है अवतल दर्पण। ठीक है, इसका सही आंसर है अवतल दर्पण। इसका सही आंसर है विद्यार्थी अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया विद्यार्थी आप सभी के बीच में कि अवतल दर्पण समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? कह रहा वास्तविक, काल्पनिक, का और खा दोनों, मतलब वास्तविक और काल्पनिक, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होना चाहिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। ठीक है, चलिए है 14 क्वेश्चन क्या कहता है? गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में जो फोकसांतर होता है मतलब एफ, और वक्रता त्रिज्या जो होता है वो आर। तो वक्रता त्रिज्या और उसमें क्या संबंध होता है? तो आप पढ़े होंगे कि फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगनी होती है। तो संबंध होना चाहिए एफ बराबर r/2। तो आंसर इसका होना चाहिए गा। क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है?
प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई एक बार पूछा गया है। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम हैं। ऑप्शन होगा ख। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम हैं। ऑप्शन होगा ख। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा उल्टा। का और खा दोनों। का और खा दोनों का मतलब सीधा उल्टा दोनों, कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है विद्यार्थी? सीधा होता है। आंसर होगा ए। का आंसर होगा का। ठीक है। क्वेश्चन है 17। प्रकाश के किरणें गमन करती है, मतलब प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी दिशा में नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। ऑप्शन ए होगा। इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी, अवतल दर्पण में प्रवर्तन के बाद किरणें किस बिंदु से गुजरती है? तो अवतल दर्पण में प्रवर्तन के बाद जब आपतित किरण दर्पण से टकराती है उसके बाद प्रवर्तन होता है, तो प्रवर्तन होने के बाद वह किरण किस बिंदु से गुजरती है? तो वह किरण किस बिंदु से गुजरती है? तो इसका आंसर होगा फोकस दूरी ख। इसका सही आंसर होगा ख। फोकस से गुजरती है। फोकस से गुजरती है। फोकस से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है? आवर्धन का मात्रक क्या है? आवर्धन का मात्रक क्या है? मीटर, सेंटीमीटर, मात्रक विहीन, इनमें से कोई नहीं। तो आवर्धन का मात्रक आवर्धन जो एम होता है, आवर्धन जो आप लोग पढ़े होंगे, मैग्नीफिकेशन कहते हैं इसको। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होता है। तो इसका मात्रक क्या होता है? तो ये मात्रक विहीन होता है। ये मात्रक विहीन होता है, तो इसका आंसर है ग। ये मात्रक विहीन होता है, इसका आंसर है ग। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? फोकस दूरी जो 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा? तो वक्रता त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है? R बराबर 2F। तो 2 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो 20 होना चाहिए। आंसर इसका होना चाहिए 20। तो इसका सही आंसर होगा ग। सही आंसर होगा ग, 20 सेंटीमीटर। अब आप बताइएगा कैसा लगा आपको आज का मॉक टेस्ट। आज सारा क्वेश्चन हम आप लोगों को आज करवाएं, ठीक है। इसके बाद आप सभी कमेंट्स करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हम ऐसा मॉक टेस्ट फिर लेकर आएंगे आप लोग को मुकुल सर लेक्चर्स पे। और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। और आप टेस्ट दे करके दें और दोस्त भी साथ में टेस्ट दें किनका ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आता है, क्योंकि पहला लेसन आप लोगों का ख़त्म हो चुका होगा, आप पढ़ रहे होंगे घर पर। अगर लॉकडाउन में पढ़ाई बाधित है तो आप मुकुल सर लेक्चर पर 9th क्लास 10th और 11th 12th का पढ़ाई प्रॉपर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।